ordinary language, the word work means almost any physical or mental activity. Generally जब भी हम लोग वर्क की बात करते हैं तो सबके दिमाग में वही आता है कि कोई फिजिकल वर्क करना होगा या मेंटल एक्टिविटी करना होगा. बट इन फिजिक्स ओनली हैज ओनली वन मीनिंग. अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे केवल एक ही मीनिंग है. तो वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन. आपका वर्क तभी डन माना जाएगा जबकि जब वहाँ पे फोर्स जो वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो मोशन प्रोड्यूस कर दे. इट मीन्स फोर्स के साथ आपका उसका मोशन भी हो तभी हम लोग वर्क डन बोलेंगे. ठीक, नहीं तो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल when an engine moves a train along a railway line, it is said to be doing work. अगर कोई ट्रेन है रेलवे लाइन को मूव कर रही है तो हम ये बोलते हैं वर्क हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंजन है, इंजन वो पूरे ट्रेन पे फोर्स लगाता है और फोर्स के साथ उसको पूरे ट्रेन को मूव करता है ना. इट मीन्स यहाँ पे वर्क डन होगा. दूसरा एग्जाम्पल लिखा जाए, हॉर्स पुलिंग द कार्ट इज अलोंग इज आल्सो डूइंग वर्क. अगर कोई हॉर्स है वो पीछे जैसे आप बोलते हैं कि बैलगाड़ी कैसे होता है, कार्ट को अगर वो खींच रहा है तो वहाँ पे वर्क डन होगा. ठीक, क्यों? क्योंकि वो फोर्स हॉर्स क्या कर रहा है, हॉर्स फोर्स के साथ उस कार्ट को भी उसके फोर्स के डायरेक्शन आगे तक ले जा रहा है. ठीक, इट मीन्स यहाँ पे फोर्स भी हो रहा है और फोर्स भी अप्लाई हो रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है. ठीक है. एंड अ मैन climbing the stairs of house is also doing work in moving himself against the force of gravity. अगर कोई आदमी है, अगर वो घर के सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो वहाँ पे वर्क डन होगा. तो क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं, साथ में मूवमेंट भी हो रहा है क्योंकि बॉडी आगे आगे तक मूव कर रही है. राइट. तो ये इन शॉर्ट हो गया थोड़ा सा वर्क के बारे में. यहाँ फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे कि एक इंजन है. व्हेन एन इंजन अप्लाइज फोर्स ऑन ट्रेन द ट्रेन मूव्स सो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द इंजन. अगर कोई इंजन ट्रेन पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ट्रेन मूव करती है. इट मीन्स वहाँ पे वर्क हो रहा है. दूसरा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं व्हेन अ फोर्स अप्लाई फोर्स ऑन द कार्ट. जब कोई हॉर्स अगर वो फोर्स कार्ट पे फोर्स अप्लाई करता है तो कार्ट आपका आगे की तरफ मूव करता है ना, जिस डायरेक्शन में आपका हॉर्स मूव करता है. तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर वर्क डन आपका हो रहा है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द वर्क डन बाई ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स आपके लगाया जा रहा है तो उस पर जो वर्क डन होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. ठीक, इट मीन्स कोई भी बॉडी पे अगर वर्क डन होगा तो वहाँ पे दो फैक्टर्स आएंगे. पहला मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. इट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा. दूसरा द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. दूसरा वो डिस्टेंस जितना मूव करता है बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वहाँ पर दो. तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा. पहला हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दूसरा डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो अगर वर्क डन की डिफिनेशन बात करें तो आपका वर्क डन डिफिनेशन कुछ ऐसा हो जाएगा. वर्क डन इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of the force. It means वर्क डन किसी मूविंग बॉडी का वर्क डन, अगर हम वर्क डन बात करें तो ये जनरली फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मूव होगा उन दोनों के मल्टीप्लाई के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा. राइट. तो ये आपका हो गया डिफिनेशन, जिसको आप लोग थोड़ा सा इसको कॉपी में आप लोग मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. आप लोग कुछ ऐसा होगा, ये आप लोग इसको अपने कॉपी में डिफिनेशन लिख लीजिएगा. मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. ये रहा आपका अंडरलाइन वाला पोर्स. तो ये आपको थोड़ा सा जो कि आपका हाईलाइटेड ब्लैक बोल्ड लिखा गया है, आपका इसका डिफिनेशन हो जाएगा. राइट. तो आगे बढ़ते हैं. तो वर्क इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बट यूजुअली वी राइट work equal to force into distance. Right. If a force F act on the body and move it a distance in its own direction, then work done equal to force into distance. अगर फोर्स को हम लोग एफ से डिनोट करें और जो मूविंग बॉडी है सपोज वो एस डिस्टेंस टेबर मूव करता है तो वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होगा. राइट. यहाँ फिगर में देखते हैं थोड़ा सा. यहाँ पे दिख रहा है कि एक इनिशियल पोजीशन एक बॉडी है जिसको हम लोग फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये. ठीक है.
तो जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी मूव करके, ये देखिए मोशन में आके फाइनल आपका कहाँ आ गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए आपका दोबारा मैं आपको दिखा, तो यहाँ से यहाँ तक इसने पूरा ईएस डिस्टेंस कवर किया है, राइट। ये दिख रहा होगा आपका, ईएस डिस्टेंस कवर किया, ठीक। तो यही ईएस डिस्टेंस ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इसके इंटू, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फार्मूला हो गया W=F/S। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दिस फार्मूला विल बी यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द वर्क। ये फार्मूला आपका जनरली जब भी हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक। इस वुड बी नोटेड डेट व्हेन ए बॉडी इज मूव ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग फोर्स देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर देखा जाए कोई बॉडी अगर मूव कर रही है ग्राउंड पे फोर्स एफ अप्लाई करने पे, तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका वर्क डन इज मूविंग ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो W=F/S। यही हम लोग फार्मूला कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका यूनिट ऑफ द वर्क। इट मीन्स वर्क का यूनिट क्या होगा। तो जनरली आइए हम लोग जानते हैं, फिर भी चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ द डिस्टेंस, फोर्स एंड डिस्टेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्क क्या होता है, ये सिंपली फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ठीक। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन, हम लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का यूनिट आपका मीटर होता है। तो यूनिट ऑफ द वर्क इन न्यूटन मीटर हो जाएगा, विच इज रिटन एज NM, ठीक। तो आपका ये हो गया इसका यूनिट न्यूटन मीटर, ठीक। दिस यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड जूल विच कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। इस न्यूटन मीटर को हम लोग जनरली जूल भी बोलते हैं। इट मीन्स आपका वर्क का दो यूनिट हो गया, एक तो न्यूटन मीटर हो गया या इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं, ठीक। अगर हम जूल की डिफिनेशन की बात करें तो हो जाएगा व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल। इट मीन्स अगर कोई बॉडी है जिस पर अगर हम लोग 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और उसके बाद ये जो बॉडी आपका 1 मीटर डिस्टेंस कवर करे, तो उस पर जो वर्क डन होगा आपको क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा, ठीक। इस प्रकार से 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। थर्स द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल विच इज डिनोटेड बाय द लेटर J। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वर्क का जो SI यूनिट होता है जो जूल होता है, उसको हम लोग कैपिटल J से दिखाते हैं, ठीक। वर्क आपके एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट शुड बी नोटेड दैट द कंडीशन फॉर ए फोर्स टू डू वर्क इज दैट इट शुड प्रोड्यूस मोशन इन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई भी बॉडी अगर किसी भी बॉडी पर वर्कआउट हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन होगा कि वहाँ पे फोर्स के साथ उस बॉडी में मोशन होना, उस ऑब्जेक्ट में मोशन होना जरूरी होता है, ठीक। जब तक उसमें मोशन नहीं होगा तब तक आपका वहाँ पे वर्क नहीं होगा। इट शुड मेक द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सम डिस्टेंस इफ हाउएवर द डिस्टेंस मूव इज जीरो। अगर आपका डिस्टेंस मूवमेंट जीरो होगा तो इस केस में आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल अ मैन में get completely exhausted in trying to push a stationary wall, but since there is no displacement, the wall does not move, the work done by the man on the wall will be zero। अगर देखा जाए अगर कोई एक आदमी है जो कि एक स्टेशनरी मतलब रुकी हुई दीवार पे अब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या वो फोर्स अप्लाई करने पे उसमें वर्क डन होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपकी फोर्स अप्लाई करने पे वॉल में कोई मूवमेंट नहीं होगा, है ना। तो इट मीन्स उस केस में आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क डन अगेन। इट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन कैसे होता है, ठीक। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरी सरफेस ऑफ द अर्थ। हम लोग जानते हैं कि हम लोग लास्ट टाइम में ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े ही भी थे कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, अर्थ सरफेस हर एक कोई भी बॉडी होगी इसको क्या होती है, अपनी तरफ हमेशा खींचती है, पुल्स करती, ठीक। तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। कोई भी अर्थ सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वो क्या करती है, ग्रेविटी उसको अपने अर्थ के सरफेस पर हमेशा अटैक करती है, पुल करती, खींचती है, ठीक। सो इफ़ वी लिफ्ट अ बुक फ्रॉम अ टेबल वी डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट मीन्स अगर कोई टेबल पर बुक रखा है तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम जो फोर्स करेंगे, फोर्स अब वहाँ अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे आएगी। इट मीन्स वहाँ पे जो हम लोग वर्क करेंगे वहाँ पे फोर्स को अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना पड़ेगा, ठीक। व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड
देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट बॉडी इक्वल टू इट्स वेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम कोई बॉडी को ऊपर तक वर्टिकली लिफ्ट करें, वहाँ पे आपका जो फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड होता है, वो वेट के इक्वल होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम में भी, लास्ट चैप्टर में आपको मैंने ये बताया था, ठीक। इट मीन्स क्या हो जाएगा, बॉडी इज लिफ्टेड वर्टिकली, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी इज इक्वल टू द वेट। कोई बॉडी अगर हम वर्टिकल उसको ऊपर उठा रहे हैं तो उस समय जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसके वेट के इक्वल लिया जाता है, ठीक। सो वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी विच लिफ्टेड। इट मीन्स अगर कोई बॉडी अगर हम लोग ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन की बात करेंगे, तो यहाँ पर वर्क डन जो होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी होगा, और साथ में वर्टिकल डिस्टेंस का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो वेट होगा, साथ में उसका वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा, इन दोनों का इनटू जो होगा वो आपका क्या देगा, वर्क डन देगा, ठीक। सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। यहाँ एक फिगर दिखाया जा रहा है आपका, जिसमें बता रहा है कि अगर एक कोई बॉडी जिसका मास एम लिफ्ट है और ये लिफ्टेड हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रू अ डिस्टेंस एच, अगर वो डिस्टेंस एच कवर कर रहा है, इन दिस केस रिक्वायर्ड टू द लिफ्ट बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी एम, जो कि एम इंटू जी होता है। साथ में क्या होगा, उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस एच होगा, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। इट मीन्स वर्क डन इज ए लिफ्टिंग बॉडी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस। तो वेट ऑफ द बॉडी लास्ट टाइम में आपको बताया गया था ये एम इंटू जी होता है, वर्टिकल डिस्टेंस हमने यहाँ पे क्या लिया, एच कवर किया है, ठीक। इस केस में हमारा जो वर्क डन का फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वर्क डन का आपके पास दो फार्मूले बन गए, एक तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ टू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दूसरा आपका क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों फार्मूलों दिमाग में रखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जो होगा जैसे होगा अप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर डब्ल्यू आपको वर्क डन हो गया, मास ऑफ द बॉडी एम हो गया, जी एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी हो गया, एच क्या हो गया, हाइट ऑफ द बॉडी विच इज लिफ्टेड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक कोई लड़का है जो कि जिसका मास एम है, तो उसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और वो सीढ़ी पे अपवर्ड्स ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, दिख रहा होगा आपको फिगर में। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ये इसका वेट जो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है, और इसके जो ये टोटल हाइट ये कितना दिया है, एच दिया है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ भी आपका वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इस केस में आपका जो वेट होगा आपका वर्टिकली हमेशा डाउनवर्ड्स नीचे तक काम करेगा, और हाइट एच ले लें, तो इस केस में आपको वर्क डन क्या आ जाएगा, एम इंटू जी इंटू एच। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक प्रॉब्लम दिया है, हाउ मच वर्क इज डन बाई फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इट मीन्स कि एक कोई बॉडी है जिस पर 10 मीटर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और वो 1 मीटर डिस्टेंस का उसमें मूवमेंट आ रहा है, तो उसमें कितना वर्क डन हो, उस पर वर्क डन कितना होगा। तो W इक्वल टू एफ इंटू एस, अभी हमने आपको बताया वर्क डन का फार्मूला है। तो यहाँ एफ आपका फोर्स हो गया जो कि 10 न्यूटन होता है, और एस क्या हो गया, 1 मीटर हो गया। तो 10 इंटू 1 आपका क्या आ गया, 10 जूल, ये वर्क डन आ गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन से पूछ रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 किलोग्राम वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, और जी की वैल्यू आपको यहाँ बोला है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंज्यूम करना है, ठीक। तो अब आपके यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। क्यों, क्या कि हम लोग, क्योंकि यहाँ आप लोग वर्टिकल फोर्स की बात करें ना, तो जब भी वर्टिकल फोर्स की बात आएगी तो वहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच वाला फार्मूला अप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकल फोर्स इट मीन्स कि वहाँ पे हमेशा आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी आएगा, ठीक। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में आपका वेट इंटू एच जो कि डिस्टेंस होगा वो कवर करना है, वो फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक। तो आपको इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एम की वैल्यू 200 दिया ही है, जी की वैल्यू 10 वो भी गिवन है, और हाइट आपको एच की वैल्यू दिया है 6 मीटर। तो हम इन तीनों का जब इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ कार वेटिंग 1000 किलोग्राम एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, ठीक।
डिक्लेटिंग यूनिफॉर्मली। इट मीन्स एक कार है जिसका वेट 1000 किलोग्राम है और वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था। जब जब उसमें ब्रेक अप्लाई करता है या उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है तो उस केस में वो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक, तो अब आगे आपसे पूछा व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट्स बाय द ब्रेक्स। तो पहला क्वेश्चन तो पूछ रहा है जब उसमें ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो उस केस में वो कितना फोर्स एक्सर्टेड करेगा। दूसरा व्हाट इज द वर्क डन बाय द कार। दूसरा वर्क डन बाय द ब्रेक्स। दूसरा ये पूछ रहा है कि इसमें वर्क डन ब्रेक के द्वारा कितना वर्क डन अप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो 30 मीटर पर सेकेंड दिया है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी यू की, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर मोशन में बताया था। ठीक, और लास्ट में वो जाके कार रुक जा रही है, इट मीन्स वहाँ फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। राइट, और आपको क्या दिया हुआ इसमें, तो आपसे तो सबसे पहले इसमें फोर्स की बात कर रहा है तो हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। तो अब देखिए आपका फार्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी आपको यू की वैल्यू पता है, वी जीरो क्या पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता, और साथ में वो क्या दिया है आपको, ये डिस्टेंस दिया है कि 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे। ए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फोर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एम इंटू ए फार्मूला, एफ इक्वल टू एम इंटू ए हम लोग जानते हैं, एक मिनट एक्सेलरेशन जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन निकल लगा देंगे, सॉरी थर्ड इक्वेशन निकाल लगा देंगे, जो कि होता है आपका बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। राइट, तो वी आपको जीरो है, यू की वैल्यू आपको 30 गिवन है, ए निकालना ही है और एस आपको 50 पता है। राइट, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका हो गया 30 स्क्वायर 900 हो जाएगा, उस साइड इक्वल साइन के अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 900 हो जाएगा, और इधर ये 50 इंटू 200 हो गया। राइट, यहाँ से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जो कि -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। ठीक, नेक्स्ट, तो हम लोग जानते हैं फोर्स का फार्मूला आपको पहले भी पता गया है, पता होगा कि इस केस में द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स कैन बी कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग द फार्मूला फोर्स इक्वल टू क्या, एम इंटू ए। राइट, तो आपको यहाँ पे मास एम का वैल्यू पता है 1000 किलोग्राम दिया है, एक्सेलरेशन ए दिया है क्या है, -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सिंपली इन दोनों को इंटू कर देंगे तो आपका -9000 न्यूटन ये आपका क्या आ गया, फोर्स आ गया। राइट, चलिए ठीक है, अब आपको हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें जो आपको अभी क्या निकालना था, अभी हम लोग को वर्क डन निकालना था। राइट, तो वर्क डन का फार्मूला डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, हमने फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है जो कि 9000 न्यूटन हुआ है। ठीक, और आपको यस पता है 50 मीटर था, दोनों के इंटू कर दिए तो 9000 इंटू 50 ये आपका आ गया 4,50,000 जूल, ये वर्क डन हो गया। ठीक, वर्क डन जनरली आपका नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ फोर्स का वैल्यू क्या लिया, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक, तो ये हो गया आपका 4.5 इंटू 10⁵ जूल, ये आपका वर्क डन आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फार्मूला फॉर वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इट मीन्स कोई बॉडी अगर डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो थोड़ा सा किसी सपोज वो थीटा एंगल पे या कोई भी एंगल पे अगर इंक्लाइंड है, तो इस केस में आपका फोर्स कैसे निकालेंगे। ठीक, ये टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिगर पे आना पड़ेगा। मैं एक फिगर आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, इस फिगर को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिख रहा है एक कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, तो उसको एक इनिशियल पोजीशन आपके यहाँ पे ओ रखा है। ठीक, तो अब इसको कोई फोर्स एफ से एफ लगा के इसको ओ ए डायरेक्शन की तरफ पुल किया गया है, ये ओ ए डायरेक्शन की तरफ पुल किया जा रहा है। ठीक, तो इस केस में आपका ये जो बॉडी था मूव करके फाइनल पोजीशन पे आ गया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पोजीशन, ये हो गया फाइनल पोजीशन आपका हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। इस केस में आपका देखिए तो ये कहाँ पे आ गया फाइनल पोजीशन आपका, ओ एक्स हो गया। राइट, तो ओ एक्स में अब देखें जाए तो ये ओ एक्स पोजिशन पर आ गया। इस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था यहाँ पे दिख रहा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हुआ है। राइट, तो अब इसके लिए हमको फार्मूला निकलना है। राइट, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके जाने से अब ये आपका हो गया फिगर हो गया। ठीक, इट मीन्स इन शॉर्ट कोई बॉडी यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे ओ पॉइंट पर रखा था, और उसके थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होके एक कोई फोर्स एफ वो डायरेक्शन में लगाया जा रहा था, और जिसका फाइनल पोजीशन यहाँ पे आपको एक्स पॉइंट पे दिख रहा है। और इस केस में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस डिस्टेंस कवर किया इसने। ठीक, ये दिख रहा है।
ठीक है, अब चलिए आते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। यहाँ पे आपको जो फिगर्स के बारे में थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक, सपोज अ बॉडी लाइंग एट पॉइंट ओ, जैसा मैंने आपको बताया था कोई बॉडी है वो पॉइंट पे लाइंग किया गया है। ठीक, इज पुल्ड बाई ए मैन, को किसी एक मैन के द्वारा पुल किया जा रहा है। नाउ द बॉडी मूविंग ऑन एंड द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इस केस में आपका क्या हो रहा है, बॉडी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे मूव कर रहा है और कोई पॉइंट एक्स पे रीच करता है, जो मैंने आपको दिखाया था एक्स पॉइंट पे रीच करता है, जो इसका फाइनल पॉइंट हो गया। ठीक, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस एस, ये वहाँ तक जाने में एस डिस्टेंस कवर करता है, बट द फोर्स एफ इज बिंग अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग ओ ए, यहाँ पे फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, ओ ए डायरेक्शन, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया है। और इस केस में यहाँ कितना एंगल बन रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, विद द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो इस कोर्स में अब आपको फोर्स को अप्लाई फोर्स अब आपको वर्क डन निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्क डन निकालेंगे कैसे, देखते हैं इस केस में। इन दिस केस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यहाँ पे हम एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिगर में। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें ऐसे, ये आपका वर्टिकल हो गया। ठीक, और ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालें तो ये आपका कुछ एफ कॉस थीटा आएगा, राइट। और यहाँ पे जो आपका वर्टिकल फोर्स होगा ये एफ साइन थीटा होगा। ठीक है, फिगर लिख रहा है। तो चूंकि हम मूव किधर की तरफ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कौन सा फोर्स लेंगे, एफ कॉस थीटा लेंगे। ठीक, तो इस केस में आपका वर्क डन जो हो गया डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह कौन सा डायरेक्शन हमने फोर्स लिया यहाँ पे, एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया, तो आपका फार्मूला हो गया डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, जहाँ आपकी एफ आपका फोर्स अप्लाइड हो गया और थीटा क्या हो गया, ये थीटा हो गया एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब ये थीटा जो है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट दोनों के बीच का एंगल है। ठीक, एस क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड हो गया। तो इस केस में आपका फाइनल फार्मूला क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा हो गया, ये आपका वर्क डन का फार्मूला हो गया। तो ये वर्क डन का आपका तीसरा फार्मूला हो गया। पहला था आपका डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, दूसरा था डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, तीसरा ये हो गया डब्ल्यू इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तीसरा कब अप्लाई करना है, जब आपका कोई फोर्स किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके लग रहा हो, थीटा एंगल पे इंक्लाइन हुआ हो, तो उस केस में आपका ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी। एनर्जी इट मीन्स एनर्जी की हिंदी होती है ऊर्जा। तो जनरली ऊर्जा के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी होगी, अगर उसको कोई भी वर्कआउट करने के लिए आपके पास एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है ना। तो आइए इस एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं क्या होता है। इफ अ पर्सन कैन डू ए लॉट ऑफ वर्क वी से डेट द ही हैज़ ए लॉट ऑफ एनर्जी और ही इज़ वेरी एनर्जेटिक। अगर कोई आदमी है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ऊर्जा है, या वो आदमी बहुत एनर्जेटिक है। ठीक, इन फिजिक्स आल्सो एनीथिंग विच इज एबल टू डू वर्क इज सेड टू द पॉसेज एनर्जी। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कोई बॉडी जो कोई वर्कआउट कर सकता है, जो वर्क कर सकता है, तो उसके पास एनर्जी होगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी इट एबिलिटी टू डू द वर्क। तो इस प्रकार से आपका एनर्जी का एक छोटा सा डिफिनेशन क्या बन जाएगा, एनर्जी जो होता है किसी काम को करने की एबिलिटी होती है, राइट। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। लेटेस्ट टेक वन एग्जांपल आप अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। हाँ, हम एक एग्जांपल लेते हैं। इस केस में इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको कोई एक लॉग ऑफ वुड है, उसको अगर आपको कट करना है तो इस केस में आपको एक एक्स एक्स मतलब कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप कुल्हाड़ी से उस लकड़ी को जब कट करेंगे तो सबसे पहले आपको कुल्हाड़ी को ऊपर की तरफ आपको ले जाना पड़ेगा। इट मीन्स आपने कुल्हाड़ी के ले जाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए आपने पहले एक वर्क कर लिया। ठीक, और जब वो आपका एग्जैक्ट वुड पे फॉल करेगा तब आप जाके वहाँ पे कहीं आप जाके वो जो वुड होगी कट करेगी। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन इज इरेजिंग द एक्स हैज़ बिन स्टोर्ड अप इन इट। इट मीन्स जो वर्क डन था वो हमने एक्स को ऊपर उठाने में ही एनर्जी आपका क्या हो गया, स्टोर हो गया था। ठीक, गिविंग इट द एबिलिटी ऑफ फॉर डूइंग वर्क, जो कि किसी काम को करने के लिए एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, वो एबिलिटी का काम प्रोवाइड किया। इट मीन्स वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी के लिए किसी एनर्जी को करने के लिए आपके पास एबिलिटी होना चाहिए, उस वर्क को करने के लिए एबिलिटी होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि एनर्जी और वर्क डन दोनों एक दूसरे के पहलू हैं।
जो आपका वर्क डन होता है वही आपका कहीं ना कहीं जाके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक, तो हम इस इन शॉर्ट ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसेज बाई बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट एनर्जी बी रिलीज। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसेज, किसी बॉडी जो पॉस होता है वो किसी बॉडी का जो लगाया जाएगा वो क्या होगा, बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू, मतलब वो बॉडी जितना अमाउंट ऑफ वर्क कर सकता है वही इसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। ठीक, तो ये आपका हो गया एनर्जी का थोड़ा सा